तो बच्चों यहाँ पर हम कोलिजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म लर्न करेंगे कि किस तरह से कोलिजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म प्रोसीड करती है। तो यहाँ पर हम कुछ पहले मेन पॉइंट बात करते हैं कोलिजन कंडेंसेशन के कि कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, दो एस्टर आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना है, देखते हैं एक तो एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पर बच्चों एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ लिख लेते हैं, अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है कहने का मतलब CH और 2 सब्स्टिट्यूशन है किसी एस्टर के, तो एक कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। एटलीस्ट यहाँ पर क्या होने चाहिए, 2 H होने चाहिए, ना कि एक, मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन लगा दिए और एक ही H अल्फा हाइड्रोजन है तो कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट 2 H होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्या रीजनिंग है इसके पीछे, ये आपको समझ में आएगा लास्ट में। इसका लास्ट वाला स्टेप इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि ये कहता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है। एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन लेकर चले, कहने का मतलब एक ही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर 2 सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो कोलिजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं जाएगी, 2 कोई और ग्रुप लगा दिए। सेकेंड थिंग है, जो बेस लेते हैं हम, ये बेस रहता है सेम, ठीक है, ये सेम बेस रहता है। अगर यहाँ पर मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर मिथोक्साइड है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इथोक्साइड लेंगे, C2H5ONH, वो बेस कौन सा लेंगे, जो यहाँ पर लगा होगा। ऐसा क्यों लेंगे, इसको भी मैकेनिज्म पूरी करने के बाद डिस्कस हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं किस तरह से रिएक्शन जाती है। तो हमने पिछली वाली वीडियो में बात की थी बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन बात की थी एनायन की, कि कोई भी एनायन होता है उसके 2 काम होते हैं, 2 तरह से काम कर सकता है कोई भी एनायन। उसी तरह से इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे हम कि या तो बेस की तरह काम कर सकता है या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। तो बेस को कहते हैं, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन H+ को दे, अगर किसको दे, H+ को दे, तो ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे, जिसको पॉजिटिव चार्ज है, उसको दे, तो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। इसको कोई भी एनायन है उसको केवल 2 तरह के काम करने आते हैं, ठीक है, एक H+ और एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपने देता है, केवल 2 काम आते हैं, उसी से हम सारी रिएक्शंस कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, सोडियम, यहाँ पर हमने ये एस्टर को उठाया, CH3, दोनों रिएक्टेंट को लिखा CH3CO OCH3, और हमने इसके सामने लिख दिया बेस। असल में ये बेस की तरह यहाँ काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम नहीं कर रहा है, उसको मैं बाद में जब मैकेनिज्म पूरी करूँगा तब डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल और क्यों सेम है ये दोनों, ये वाला ही ग्रुप का बेस हम क्यों लेते हैं, इसको भी हम मैकेनिज्म के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये क्या है, बेस है, बेस का काम क्या होता है, बेस कहती है, तो ये जो लोन पेयर है एनायन किसको देगा, मतलब H+ को देगा। कौन से H+ को देगा, तो 2 तरह के H हो गए यहाँ पर और यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक H होगा। तो कौन सा H होगा बच्चों, सबसे ज़्यादा अल्फा, हम जैसे कि जानते हैं कार्बोनिल के एडजेसेंट का जो कार्बन होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो H एसिडिक होता है। रीज़न कौन से प्रोटॉन एसिडिक होते हैं, उनसे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या हो, स्टेबलाइज एनायन हो। तो देखते हैं, पहले प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कराते हैं, इस तरह से एरो दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहे हैं, ये H को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ये, तो ये हेट्रोलिटिकली किधर को ब्रेक होगा बच्चों, कार्बन की तरफ को ब्रेक होगा, इस तरह से यहाँ से, क्योंकि इसने क्या ऑब्स्ट्रक्ट किया, H+ किया है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीवेज किधर को हो रहा है, कार्बन की तरफ, तो कार्बन पर कार्बो एनायन बन रहा है। फिर से बच्चों क्या बन गया, कार्बो एनायन बन गया, COOCH3। अब बच्चों कार्बो एनायन बन गया, तो कार्बो एनायन बनते ही फिर से यहाँ पर आओ, कार्बो एनायन 2 तरह के काम कर सकता है, या तो H+ एज ए बेस, या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल, या तो H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। अगर वो अपने H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो बच्चों रिएक्शन प्रोसीड बैक हो गई, कैसे, क्योंकि यहाँ से ने H+ हटाया था, अगर ये फर्दर अब H+ से जाके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फर्दर H लग जाएगा, मतलब हम फर्दर रिएक्टेंट में चेंज हो गया। तो बाकी अब एनायन क्या करें, तो एनायन को तो ज़्यादा कुछ काम आते नहीं है, केवल 2 ही तरह के काम आते हैं, या तो क्या देता है, इलेक्ट्रॉन अपने H+ को देता है, या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा बच्चों, तो क्या देगा, कार्बन प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन कहाँ से लाएं, यही मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, रिएक्टेंट तो केवल क्या है, या तो एस्टर है या फिर बेस है, तो बेस तो खुद एनायन है, तो एनायन को तो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जा सकते, तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन को
अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन को। तो वहाँ पर देखना है, वहाँ पर पॉजिटिव कौन सा है, ये कार्बन केवल पॉजिटिव है क्योंकि इससे ऑक्सीजन लगा है, तो इसी पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल के कार्बन पर। यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचे हुए हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, तो इस कार्बन पॉजिटिव, तो एनायन किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। तो कैसा काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। दूसरा काम बस 2 ही तो काम पता है इसको, तीसरा पता ही नहीं। इसी मैकेनिज्म बहुत ईजी है। फर्दर जहाँ एनायन बन जाएगा तो हमें बस यही थिंक करना होता है कि ये क्या कर सकता है, या तो एज ए H+ को इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपना, या फिर क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। तो इस कार्बन को देगा तो बच्चों बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है इसे और इसके बीच में बॉन्ड बनना। तो इस कार्बन के तो कितने बॉन्ड हो रहे होंगे, 5। तो एक बॉन्ड को ब्रेक होना होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो सबसे वीक बॉन्ड है। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है बच्चों, पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, पहलवान है, तकड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रखता है, खींच करके रखता है। तो बच्चों इसके अटैक का मतलब है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो बच्चों यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, देखो CH3, इन दोनों को जोड़ करके इस अटैक का मतलब बॉन्ड बना है। 3C ऑक्सीजन बॉन्ड, O निगेटिव, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया उधर को, और इसके बीच में दूसरा क्या ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पर, OCH3। यहाँ पर ये CH2, C डबल बॉन्ड OCH3। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्डोल से कंपैरिजन हमें करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा अपने एडजेसेंट कार्बन पे फिर से बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं, फिर से क्या ट्राई करते हैं, बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं, वापस आने की ट्राई करते हैं, पुश करते हैं। अगर इस कार्बन से कोई बॉन्ड वीक होगा तो टूट जाएगा। कोई धक्का दे तो जैसे कि हम कार से गिर जाएंगे या आगे को गिर जाएंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे, तो इसी तरह से ये वापस आने की ट्राई करेगा। इन 2 एटम के बीच में बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो एक कार्बन से एक बॉन्ड टूटना होगा क्योंकि कार्बन केवल 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो एक बॉन्ड को क्या होगा, ब्रेक होना होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो सबसे वीक बॉन्ड हो। तो वीक बॉन्ड मतलब बैटल लिविंग ग्रुप हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है क्योंकि O निगेटिव भी फॉर्म में निकलेगा। इधर से पुश कर रहे हैं हम तो विद इलेक्ट्रॉन जाएगा, विद इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ओपन निगेटिव चार्ज आएगा। ओपन निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर एनायन मोर स्टेबल होता है, तो इससे ये ब्रेक होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करोगे तो कार्बन CH3 निगेटिव आएगा, CH3 निगेटिव इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर नीचे देखो, अगर बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा, CH3 निगेटिव निकलेगा, समझ रहे हो ना, ये 2 बॉन्ड इधर पे। अगर ये ब्रेक होगा तो क्या निकलेगा बच्चों, OCH3 निगेटिव निकलेगा, तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इसलिए ये कहलाएगा कि ये बेटर लीव कर सकता है, आसानी से निकल सकता है। तो क्या बेटर लिविंग ग्रुप है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं, स्टेबलाइज्ड एनायन बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। इतना ऐसे है। लेकिन हमने एल्डोल से अगर कंपैरिजन करोगे बच्चों तो हम वापस नहीं ला पाए थे क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स जो थे वो स्टेबलाइज से ज़्यादा मजबूत थे, उनमें कोई भी बेटर लिविंग ग्रुप लगा हुआ नहीं था। या तो H था, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H था, H निगेटिव निकल नहीं सकता, H निगेटिव निकल नहीं सकता क्योंकि H की तो इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं है और ये एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हमने क्या कराया था, वहाँ पर H पर ही इसी से H+ का अब्स्ट्रैक्शन कराया था। पीछे मैकेनिज्म में कंपेरिजन जाके देखो, क्या मतलब यहाँ पर कभी भी ऑक्सीजन पर निगेटिव अगर कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा तो पुश करेगा और उसको तोड़ के निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, वापस आएगा, इसको तोड़ के निकाल देगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो बच्चों क्या बना, बीटा कीटो एस्टर बन गया यहाँ पर, बीटा कीटो एस्टर। और सारे के सारे स्टेप्स जितने बनाए सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेप होते हैं क्लेजन कंडेंसेशन में। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये बेस OCH3 मिथोक्साइड एक बेस है, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को स्टेप पे लेगा। यहाँ तक सारे इक्विलिब्रियम स्टेप्स थे। इक्विलिब्रियम का मतलब था इधर भी आ रहे थे, वापस भी जा सकते थे, फॉरवर्ड भी आ सकते थे और बैकवर्ड भी जा सकते थे। लेकिन ये जो स्टेप है
अगर यहाँ 2H आएंगे और ये 2H यहाँ पर कम से कम मतलब एक H आना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो कौन सा अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बेस, किसी प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा जो सबसे एसिडिक होगा। अब एसिडिक कौन सा होता है बच्चों, एनायन, जिसका एनायन स्टेबल हो। एनायन किसका स्टेबल होगा, या तो इसका या फिर इसका, है ना। अब देखेंगे ये इसका भी अल्फा है और इसका भी अल्फा है, तो यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस में रहेगा और इसके साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोटॉन अगर यहाँ बनेगा तो केवल कार्बोनिल, एक ही कार्बोनिल का, तो यहाँ पर एनायन डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर को भी और इधर को भी, तो इसे एक प्रोटॉन यहाँ से उठता है और ये क्योंकि स्टेबलाइज एनायन है तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड चली जाती है। ये इक्विलिब्रियम स्टेप नहीं है क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ को जा रहा है। तो क्या बना बच्चों, इस तरह रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, डबल बॉन्ड O, और इसने क्या उठाया, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, CH3CO, CH, ये एनायन, CO, O, CH3, क्योंकि ये क्या है, स्टेबलाइज एनायन है, तो ये केवल फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, इतना बैकवर्ड नहीं है। इसका जो इक्विलिब्रियम किधर को है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ रिएक्शन जाती है इस स्टेप की वजह से। इसलिए कह रहा था एटलीस्ट यहाँ पर 2H लेके चलेंगे हम, तो एटलीस्ट हमारा 1H यहाँ पर बच जाएगा, तो ये रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और बैकवर्ड जाती रहेगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ही कीटो बीटा कीटो एस्टर बन जाता है, अल्फा बीटा पे एक कीटोन है, तो इसे क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बन जाता है, बीटा कीटो एस्टर। एक क्वेश्चन और यहाँ था कि हम सेम बेस क्यों लेके चलते हैं, जो OCH यहाँ पे लिखा है तो यही क्यों लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन उठाया तो एनायन बना, एनायन बनते ही फिर हमने सोचा था दो तरह के काम कर सकता है, या तो H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बैकवर्ड चली गई, अगर बच्चों क्या करेगा, ये कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो गया हो और ये हमारा कंपाउंड बन गया। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो पुश बैक करेगा और ये OCH3 टूट करके चला जाएगा, इस तरह बीटा कीटो एस्टर बनता है। ये लास्ट स्टेप बेस जो है ये प्रोटॉन तब उठा पाएगा, यहाँ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन बचा हो। एक हाइड्रोजन तब कब बचेगा बच्चों, जब एटलीस्ट हम 2 हाइड्रोजन लेके चलेंगे, क्योंकि एक तो पहले उठा लेते हैं, एक प्रोटॉन तो पहले ही उठा लेते हैं, एक H बचेगा लास्ट में, तो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन यहाँ स्टार्टिंग में होने चाहिए क्लेजन कंडेंसेशन में। चलो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं कि हम सेम बेस क्यों लेते हैं। कोई भी एनायन है बच्चों दो तरह के काम कर सकता है, या तो एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सपोज यहाँ पर हमने क्या काम कराया है इससे, एज ए बेस। सपोज ये थोड़ा सा रास्ता भटक जाए और एज ए बेस काम ना करे, काम कैसा करने लगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने लगे, तो हमारा रिएक्टेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट खत्म नहीं होना चाहिए, वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ताकि वो रिएक्टेंट हमारा चेंज ना हो। इसलिए हम सेम बेस लेते हैं। देखते हैं किस तरह से। ठीक है बच्चों, हमने रिएक्टेंट क्या लिया, तो मैं यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ, ये सेम क्यों है इसके। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम सेम बेस लेके चले, CH3 CO OCH3, और बेस क्या लिया बच्चों हमने, CH3O नेगेटिव लिया। तो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक कराया, ये ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा, CH3 CO नेगेटिव OCH3 OCH3। अब देखो बच्चों, अगर इसने अटैक किया था तो ये सेम है इसके, ये सेम, ये किसके सेम है, इसके सेम है। तो ये जब पुश बैक करेगा कोई सा भी निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्दर हमारा वही रिएक्टेंट मिल गया। अगर सपोज ये डिफरेंट होता, ये CH3 था, ये C2H5 होता, बेस हम डिफरेंट लेते, तो यहाँ पर क्या होता, वो C2H5 ये था, तो ये निकलता तो हमारा रिएक्टेंट चेंज हो जाता, अगर इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया था, ताकि हमारा रिएक्टेंट चेंज ना हो, किसी और चीज़ में चेंज ना, दूसरे एस्टर में ना बदले। तो हम क्या लेते हैं, सेम ही बेस यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मैकेनिक्स समझ में आई होगी। थैंक यू।